नमस्कार। लाइव सिटीज का विशेष बुलेटिन सुबह का चाय देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मौसम ने भी करवट लेना शुरू कर दिया है। लेकिन मौसम करवट तो लेती रहती है, लेकिन बिहार की राजनीति मौसम के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दे रही है। बहुत कुछ ऐसा है जो आज नया होना है और बहुत कुछ ऐसा है जिसका चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत ही सुर्खियों के साथ लिया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले हम पहले खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार ने तो बड़ी सौगात दे दी है। सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, कैबिनेट की भी मंजूरी हो गई है। सर, ये मामला क्या है सर? कैसे एकदम बड़ा ये सौगात मिलेगा लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी की बात होती है तो एयर कनेक्टिविटी के लिए, संपर्क के लिए, हवाई संपर्क जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए बिहार जो है सो इन दिनों कई सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्वीकृति आपको मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिन आपने देखा कि नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति मंजूरी मिली है। उसके लिए 4200 एकड़ में जो निर्माण होगा उसके रनवे का, तो यह उससे एक लाभ, एक फायदा निश्चित रूप से होगा कि जब सोनपुर में बनेगा तो सोनपुर आप समझ सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध, एशिया प्रसिद्ध वहाँ पर पशु मेला लगता है। बिल्कुल। और ऐसे भी वहाँ पर बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है और कई तरह से वहाँ पर कनेक्टिविटी होगा, तो उसको लाभ आपको दिखाई पड़ेगा। और विदेशी पर्यटक तो आएंगे ही आएंगे, आपको देश के अंदर भी आपको कई सारे जो कनेक्टिविटी होगी तो कई लोग, हजारों लोग आएंगे और राजस्व, रेवेन्यू का लाभ भी बिहार को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सीधे तौर पर समझिए, जो कि टूरिज्म सर्किट से जुड़ाव होगा। आपने इससे पहले भी देखा था कि सरकार की ओर से कहा गया था कि हम सोनपुर को एक बड़े टाउनशिप के तौर पर हम विकसित करेंगे और उसी कड़ी में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौगात मिलने जा रहा है। देखिए, पटना का जो एयरपोर्ट है उस पर भी दबाव कम होगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब सोनपुर से में बन जाएगा तो बेहतर कनेक्टिविटी है। तुरंत पुल पार कीजिए, मरीन ड्राइव बन गया है, सब कुछ बन गया, पुल पार कीजिए और चले जाइए, तुरंत इंटरनेशनल फ्लाइट का आप मजा लीजिए। लेकिन अब सर, अगले खबर की ओर रुख करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत दिन बाद विधानसभा में पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान बहुत कुछ कहा है उन्होंने। सर, ये पूरा मामला क्या है तेजस्वी यादव को लेकर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वह नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नंबर 1। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वह विधानसभा जो लंबे समय के बाद पहुंचे, वो अस्वस्थ चल रहे थे, पैर में उनकी चोट थी, तो इस लिहाज से आप देख कर समझ पा रहे हैं कि वह आए विधानसभा। और विधानसभा में जब परिसर में जिस तरीके से पत्रकारों से वह सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार की जो है सो सुध बुध अब नहीं है, नीतीश कुमार जो है सो जितनी बात दिखाई पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर, और इनको कोई मतलब नहीं रह गया है, तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बिहार की चरमरा गई है। तो ऐसे निश्चित रूप से जो विपक्ष की जिम्मेवारी है वह आप देख और समझ पा रहे हैं कि दोनों सदनों में विपक्ष पूरी तरीके से सत्तारूढ़ दल एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत से और सुनामी के साथ जीत करके इस बार विधानसभा में आई है, उस पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं वह एक दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव, आज आपने देखा भी था कि गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वह कई सारे मसले को सदन के अंदर रख भी रहे थे। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तेजस्वी यादव तमाम बात को लेकर के, आप उनसे जब मीडिया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के उनसे सवाल किया कि क्या ओवैसी की पार्टी, क्या राष्ट्रीय जनता दल कोई उम्मीदवार देगी, तो उन्होंने एक तरीके से बचते हुए निकल गए और कहा कि समय आने पर हम बता देंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो यह भी कुछ न कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, राज्यसभा के 5 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में आप देख और समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आरजेडी का मन और मिजाज क्या है। तो देखिए, आरजेडी भीतर खाने में राजनीति तो कर ही रही है। देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनका काम है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के बुद्धि, विवेक और राजनीतिक कौशल का भी एक बड़ा सरचुनाव होने जा रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सर ने जब चर्चा कर दी सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, गृह विभाग है, तो गृह विभाग में अब नई भर्तियां होने जा रही है और बम्पर भर्तियां होने जा रही है। सर, सम्राट चौधरी ने तो लोगों को गिफ्ट दे दिया है बिहार के युवाओं को। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पुलिस एक अहम महकमा है जिसकी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी, गृह विभाग उनके पाले में है, उसी के वह मंत्री हैं। तो ये निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर आप देखते हैं कि तमाम तरीके से विपक्ष हावी रहता है।
सम्राट चौधरी उसी के परसेप्शन को बदलने की कवायद में है। और अब हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं सम्राट की पुलिस है, तो बिहार पुलिस, लेकिन सम्राट पुलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि पुलिस का टोन और ट्यून, बॉडी लैंग्वेज, पुलिस के काम करने की शैली यह बदल गई है बिहार में। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, कई जगह पर काउंटर मुठभेड़ पुलिस के साथ। अब पुलिस आपको जवाब दे रही है, पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है, अपराधी भाग रहे हैं, पुलिस खदेड़ रही है। तो ये सम्राट का मॉडल है, ये नीतीश कुमार का मॉडल है। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि बीते दिन सदन में उन्होंने घोषणा की कि 60,000 पुलिस के विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी आने वाले समय में। तो निश्चित रूप से कई ऐसे 60,000 जब बहाली होगी तो बड़े पैमाने पर बहाली होगी, उसमें महिला पुरुष सब होंगे। और तो ये एक अलग अलग विभिन्न पदों पर बहाली होगी। तो ये एक बड़ी सौगात बिहार के युवाओं को, बेरोजगार रोजगारी का जो पलायन की बात होती है उस पर एक कहीं ना कहीं बड़ा पूर्ण विराम लगाते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़े। और साथ ही साथ बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें भी काफी ज्यादा आपको चुस्ती देखने को मिलेगी जब इन पुलिस वालों की बहाली हो जाएगी। अगले खबर का रुख करते हैं। सीधे तौर पर सर, बीपीएससी के थ्रू जो TRE-4 का जो एग्जाम होना है, बीते दिनों उसका हमने देखा था कि कैसे बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर में उसे शामिल भी किया था, उस पर भी चर्चाएं चल रही थी। लोगों के मन में ये सवाल था कितने पदों पर आएगी, कितना पद होगा, कैसे होगा। तो अब तो इस पर पूरा सर स्पष्ट आ गया है, ये पूरा मामला क्या है सर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आप देख और समझ पा रहे हैं कि बीपीएससी का जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में TRE-4 को शामिल किया गया। तो ऐसे में अब तो स्पष्टता के साथ बिहार सरकार ने पूरी तरीके से घोषणा कर दी है कि 45,000 बहाली की जाएगी जी TRE-4 के तहत। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी सौगात आपको युवाओं को है ये। और सरकार, देखिए नीतीश सरकार लगातार कह रही थी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी कह रहे थे कि हम लोग सॉफ्ट हैं, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। सब जगह से रोस्टर क्लियरेंस और सब तरह की बात आ रही थी, सामान्य प्रशासन विभाग से मंगाया गया। तो अब आप देखिए ये 45,000 बहाली होगी शिक्षकों के बीपीएससी TRE-4 में। दूसरी बात समझ लीजिए कि 7,000 शिक्षकों को भी, ऐसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चों के लिए वो एक अलग से उनके पढ़ाने की, वो किस तरीके से कौशल, वो स्किल्ड होंगे, क्या करेंगे, इसके लिए अलग से वो। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, TRE-4 के तहत। यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से बिहार के युवाओं के लिए है। बिहार के का उससे विकास होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और बिहार के बच्चे अब अपने भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस महकमा रीलबाजी के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठती है जिससे पुलिस विभाग का नाम खराब हो जाता है, सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो अब बिहार के DGP ने एक बड़ा आदेश निर्गत किया है। सर ये आदेश क्या है सर? देखिए सबसे बड़ी बात है, जो राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं विनय कुमार, उनका जो इंस्ट्रक्शन है, जो स्पेसिफिक है कि आप जो पुलिस वर्दी में हैं, पुलिस में हैं, तो आप रील नहीं बनाएं। अगर यदि रील जो आप बना करके फेसबुक पर, इस पर, यूट्यूब पर डालिएगा तो आपको निश्चित रूप से आपको सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। यह एक निश्चित रूप से यह एक बेहतर काम है, सराहनीय काम है, क्योंकि कई ऐसे अवसरों पर देखा गया है कि पुलिसकर्मी जो होते हैं, या अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या सिंपल कांस्टेबल हो, वह क्या करते हैं कि मोबाइल खोल करके ऐप में अपना कुछ लोड करते हैं, कुछ देखते हैं। तो यह निश्चित रूप से DGP विनय कुमार के लिए ने जो दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन इशू किया है, तो वैसे पुलिसकर्मी अब रील बनाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो होगी, वह सस्पेंड भी होंगे, निलंबित भी होंगे। तो रील का आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि सस्पेंशन का जो तलवार है वो आपके ऊपर लटक रहा है। अगले खबर का रुख करते हैं सर। सदन में बीते दिन देखा गया ब्राह्मणवाद पर बहुत बहस हुई, बहुत विवाद हुआ। ये कैसे ये मामला सर आ जाता है बार बार? ये देखिए सबसे बड़ी बात है, जो आप विधानसभा में जिस तरीके से आपको CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ शिक्षा में, देखिए उच्च शिक्षा के मुद्दे पर में सुधारों के पर का सवाल था उनका, लेकिन उसके बाद उसी में उन्होंने टैग कर दिया UGC के नए इक्विटी नियम को लागू करने के, कड़ाई से, सख्ती के साथ लागू करने में। तो अभी इस बात को देखिए, ये एक बात समझना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में इस मामले पर 29 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई थी। डबल बेंच की सुनवाई थी, खुद स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उसमें। तो ये अब उसमें अगला डेट दिया गया है, अगली तिथि दिनवाई है, अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च 2026
तय की गई है। जी। तो उसमें भी 3 जज का बेंच होगा। तो अब देखिए, आप उच्च स्तरीय शिक्षा में यूजीसी में इक्विटी एक्ट की बात करते हैं, लागू करने की बात कर रहे हैं सीपीआईएमएल के, तो उसी पर ये जो है सो संजीव सौरभ ने क्या कह दिया। संदीप सौरभ ने जो अपना विधानसभा में बोला, इक्विटी एक्ट को लागू कराने की मांग की, और उन्होंने स्पेसिफिकली तौर पर यह कहा कि उच्च संस्थानों में जातिवाद भेदभाव को खत्म करने के लिए इस नियम को लागू करना अत्यंत आवश्यक है, यह जरूरी है। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणवाद मानसिकता के लोग इसे लागू नहीं करने देते, नहीं करना चाहते, तो ये जो ब्राह्मणवाद का शब्द था, तो इसी पर जो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उसको कार्रवाई से, सदन की कार्रवाई से ब्राह्मणवाद शब्द को हटाने के लिए और ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटाने की बात डायरेक्शन दिया। तो ये निश्चित रूप से उसके बाद सदन में हो हल्ला शोर शराबा होने लगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी उस पर कहा कि देखिए, हम भी भूमिहार ब्राह्मण से हूं, और इसके बाद मेरा भी रैगिंग किया गया जब हम मुजफ्फरपुर में पढ़ा करते थे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, और छात्रावास से हमको बाहर निकाला। तो यह सब कई सारे मसले। देखिए, सवाल यह है कि इस बात को समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहता है, तो इस तरीके से अभी जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्याय के सर्वोच्च मंदिर में जब यह मामला लंबित है, ये अभी इसकी अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च कही गई है, तो फिर आपको कौन सी स्थिति परिस्थिति बनी किस तरीके से, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको यह बात समझना पड़ेगा कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप रोल मॉडल है, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। सीधे तौर पर समझिए, सदन में जो भाकपा माले के जो विधायक हैं संदीप सौरभ और बीजेपी के एमएलए मुरारी मोहन ठाकुर के बीच में तू मैं की स्थिति हो गई, एक दूसरे पर उंगली भी दिखाने लग गए, फिर बीच बचाव किया गया, और जैसा कि सर ने बताया कि प्रोसीडिंग से ब्राह्मण शब्द जो है उसे हटा भी दिया गया। लेकिन अगले खबर का रुख करते हैं। आज का दिन बेहद खास है। किस चीज के लिए? तो इतिहास में जिस यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज है, जो यूनिवर्सिटी एक समय में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, बात कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय का। तो पटना विश्वविद्यालय में फिर से छात्र संघ का चुनाव होना है। ये इतना बड़ा चुनाव है, इसी छात्र संघ के चुनाव से लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, तमाम ऐसे बड़े राजनेता निकल करके आए हैं। तो ऐसे में आज कुछ बड़ा होना है छात्र संघ चुनाव में। देखिए, निश्चित रूप से पटना विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसकी एक अपनी गरिमा है, अपनी है। तो इसमें निश्चित रूप से छात्र संघ के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और इसमें जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं छात्र संघ की ओर से, प्रिंस कुमार, और एनएसयूआई जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है, जो आपको कांग्रेस का वो स्टूडेंट विंग है, उसके अध्यक्ष शांतनु शेखर की उम्मीदवारी को रद्द करने की बात निकल करके आई थी। बिल्कुल। हालांकि आज जो है सो फिर से उनकी बात भी उनको सुना गया है, और आज इस पर कुछ निर्णय भी, अंतिम निर्णय आ सकता है। देखिए, तो सीधे तौर पर समझिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में आज फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और उसी लिस्ट के आधार पर जिन लोगों का नाम शामिल होगा, स्क्रूटनी के बाद और तमाम तरह की कमेटी के पास जाने के बाद, अपील के बाद, तो आज फाइनल लिस्ट आएगा। और यही जो भी उम्मीदवार इस फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे, वही इस बार चुनाव में 28 तारीख को वोटिंग में उनके लिए जो है वोटिंग करवाई जाएगी, और उसके बाद उसी में से कोई विजेता होगा हर पदों के लिए। आप ये खबर लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे थे तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आपको क्या लगता है, कैसा होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए, बिहार की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स जो है इसी के लिए होता है, जहां आप अपने फीडबैक जो हैं वह दर्ज कर सकते हैं। तो आज की सुबह की चाय इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़ रहे हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।